तो चलिए परीक्षाएँ नज़दीक हैं और इसमें हम 12th फिज़िक्स के अध्याय 1 के विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समझेंगे, जो परीक्षा में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक में आ सकते हैं। साथ में इसके न्यूमेरिकल समझेंगे। यदि आपको इसका नोट्स, पीडीएफ और वीडियो चाहिए, तो आप एलके फिज़िक्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है जो हमारे पास, वह है सही विकल्प को चुनें। तो पहला प्रश्न है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या है? तो इसके लिए आपको जानना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने जो पढ़ा है F/Q पढ़ा है। यदि आपको बल चाहिए तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा QE, मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप सबसे पहले बिंदु आवेश की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r², इसको देखेंगे तो इसके बटे में r² है। मतलब यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही है, हमको r से रिलेशन बनाना है तो इस तरह से बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, अब दूसरा यहाँ वैद्युत द्विध्रुव दिया है, ऊपर वाले में बिंदु आवेश दिया था, तो यहाँ भी r दूरी है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र होता है ये होता है E = 1/4πε0 P/r³ होता है अक्षीय में। यदि यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख देते हैं तो निरक्षीय में होता है। हमको रिलेशन r³ से बताना है यहाँ, तो यहाँ r³ इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम चौथे प्रश्न में देखते हैं। किसी आवेशित तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेशित तार का जो विद्युत क्षेत्र होता है ये होता है E बराबर λ/2πε0r। ये अनंत लंबाई की अनंत लंबाई की तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं अपॉन में r है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम यहाँ 5वें नंबर में देखते हैं। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो कोई भी आवेशित खोखला गोला हो या आवेशित चालक हो, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा शून्य होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। अब यहाँ पर आप जब 2 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी में ऑप्शन सेम सेम है। बस आपको ध्यान रखना है कि बिंदु आवेश देगा तो हमको r² वाला करना है, वैद्युत द्विध्रुव देगा तो r³ वाला करना है, आवेशित तार वाला देगा तो 1/r करना है, और किसी चालक के अंदर या खोखले गोले के अंदर करेगा तो हमको यहाँ पर शून्य वाला ऑप्शन चुनना है। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक खोखले गोले के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई E होता है Q/ε0, जहाँ ये Q होता है तो कुल आवेश होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है, क्योंकि वो +Q से और -Q से मिलके बनता है, तो इसका जो नेट आवेश होता है 0 होता है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नेक्स्ट है मूल आवेश का मान या इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको याद कर लेना ही, ये खाली स्थान वगैरह में भी पूछ लेता है। फिर 8वां प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी संख्या ज्ञात करना है। इसका मान होता है 6.25 × 10⁻18। इसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ एक कूलाम की जगह पर एक माइक्रो कूलाम लिखा है। इसमें कूलाम लिखा है, इसमें माइक्रो कूलाम लिखा है, तो सेम संख्या रहेगी, बस यहाँ 10⁻12 है, क्योंकि माइक्रो में 10⁻−6 होता है। यदि -6 और 18 इन दोनों की घातों को हल करेंगे तो 10⁻12 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये माइक्रो कूलाम में पूछ रहा है कि एक कूलाम में पूछ रहा है। दोनों प्रश्न के उत्तर अलग अलग हैं। अब इसमें ये कुछ प्रश्न है, इसके ये अब 11वें नंबर में प्रश्न में देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक होता है।
तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू होता है। तो फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। इसके बाद हम 13वें प्रश्न में है। जो प्रश्न मैं छोड़ते जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यदि आपकी इच्छा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बात अलग है, पर इनको जिनमें टिक कर रहा हूँ उनको पढ़ना ही है। इसके बाद देखिए, विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण होता है। तो विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण होता है 90 अंश का, क्योंकि विद्युत बल रेखा और चालक परस्पर लंबवत होती हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न है, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलें तो जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है कुल विद्युत फ्लक्स का गॉस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ दिया है एकांक धनावेश, तो Q का मान 1 हो जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन। यहाँ कहीं भी 1/एप्सिलॉन नहीं दिया है, तो यदि इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिख देंगे तो ये घात माइनस में हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम अगले उसमें चलते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं 20वें प्रश्न में। यदि ये सभी प्रश्न आपको पढ़ना है तो एलके फिजिक्स ऐप डाउनलोड करके आप उसमें से सारे इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न है, एक खोखले गोले को 10 माइक्रो कूलाम आवेश दिया गया है। इसकी त्रिज्या 2 मीटर है। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो हमेशा देख लें, यदि खोखला गोला है और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो गोले के अंदर ही ना केंद्र होगा। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। इसकी संख्या देने से आपको भ्रमित नहीं होना है। कभी भी खोखले गोले के अंदर हो या चालक के अंदर हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब हम आगे में चलते हैं। ये हमारे पास 23वां प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r तथा बल F है। यदि उनकी दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। आप देख लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इनको अलग से आप हल कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद। अभी तो समझिए आप। तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर पूछता है बल। तो बल का जो सूत्र होता है F=1/4πε0 और होता है Q/r²। अब इसमें पूछता है कि उनकी दो दूरी को क्या कर दिया है? दोगुना। माने यहाँ पर हम इस बल को ऐसा लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/ इस दूरी का मान 2r हो जाएगा। दोगुना कर दिया ना, तो 2r हो गया। अब इसको हल करेंगे तो F=1/4πε0 Q/r² गुणे 1/4 हो जाएगा। ये 2 का वर्ग भी करेंगे तो 1/4 हो गया। मतलब जो बल है वो F/4 हो गया। इसका मान तो F है, इसको F डैश कर देता हूँ यदि। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बल है वो 1/4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, असमान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत होंगे। तो यदि असमान विद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें बल भी लगता है, बल आघूर्ण भी लगता है। मतलब सही ऑप्शन क्या है? दोनों है। इस तरह से इनको देखना है। अब अगला प्रश्न है जो 27 नंबर में है। इसमें देखिए, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε0 Q/r² होती है। इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसके बाद हम यहाँ पर 29 वाले क्वेश्चन में देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिक स्थान में होती हैं। दिक स्थान माने कितने क्षेत्र में फैली होती हैं? तो ये त्रिविमीय होती है, पूरे अंतरिक्ष में या तीनों दिशाओं में फैली होती हैं। इस तरह से यहाँ पर ये MCQ वाले प्रश्न हैं। अब चलिए यहीं अध्याय 1 के ही विद्युत आवेश एवं क्षेत्र 12th फिजिक्स वाले रिक्त स्थानों के प्रश्नों को देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, परमाणु विद्युत रूपेण खाली स्थान होता है तो परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। इसके बाद ये चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं, आवेशित होने का मूल कारण क्या है? तो कोई वस्तु जब आवेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो स्थानांतरण तो लिखा है, आपको इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश के परिमाण को खाली स्थान कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। या फिर आप इसका मान भी रख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये भी भर सकते हैं और मूल आवेश भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है।
तो आवेश संरक्षण का नियम ही होता है कि आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है ये 7वां नंबर का, आवेश खाली स्थान राशि है, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। फिर ये 13 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं, और मैं बता दूं सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम देख रहे हैं अभी जो परीक्षा के लिए ज़रूरी है। निर्वात की विद्युतशीलता, तो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुणे 10 की घात -12। बाकी चीज़ें लिखी रहेंगी, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। इसके बाद यहाँ पर है वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। फिर है धातुओं का परावैद्युतांक खाली स्थान होता है, तो ये धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। इसके बाद आवेशों को पृथ्वी से साझा करना खाली स्थान कहलाता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भू संपर्कण। तो ये भू संपर्कण की क्रिया हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं 22 नंबर में जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान राशि है, तो ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। फिर हम यहाँ 26 नंबर के प्रश्न में हैं, आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो ये कैसा होता है, शून्य होता है। फिर है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद भरना है। इसके बाद यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के खाली स्थान होती हैं, मतलब अभिलंबवत होती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान लूप नहीं बनाती हैं, तो यहाँ बंद लूप नहीं बनाती हैं। यदि यहाँ नहीं शब्द नहीं आएगा तो यहाँ लिखेंगे खुला वक्र नहीं बनाती हैं, खुला लूप नहीं बनाती हैं। तो इसमें खुला और बंद भरते समय आपको ध्यान रखना है, जब नहीं शब्द लिखा रहेगा तो बंद लूप नहीं बनाती हैं, और जब नहीं रहेगा तो खुला लूप बनाती हैं। इस तरह से प्रश्न बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हम इस प्रश्न में है 31 नंबर के प्रश्न में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर खाली स्थान होती हैं, तो ये परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। फिर प्रश्न है अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को खाली स्थान कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव की अलग से परिभाषा भी आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम 37 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। ये है वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव तो जानते हैं बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है, तो इसका क्या होता है, शून्य होता है। फिर ये 39 में है, एक माइक्रो कूलाम आवेश में लगभग खाली स्थान मूल आवेश होते हैं, तो 10 की घात 13। या ऐसे हम एक्चुअल मान में देखें तो 6.25 गुणे 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 6.25 के यदि हटा के देखेंगे तो इसको हम 10 मान लेंगे, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, तो ये 10 की घात 13 हो जाता है। बाकी आप इतना भर याद रखिए, 10 की घात 13। फिर है किसी विद्युत क्षेत्र में खाली स्थान विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पर अनंत विद्युत रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए अब हम अध्याय 1 में ही हैं, और ये 12th फिजिक्स का है, इसमें हमको देखना है सही जोड़ी। तो सबसे पहले यहाँ कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम का ये सूत्र होता है E = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये है। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये होता है F/Q0। इसके बाद यहाँ है द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सूत्र होता है Q × 2L। फिर यहाँ विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र ये होता है EdS cos थीटा। फिर यह है द्विध्रुव बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है PE sin थीटा। इस तरह से यहाँ पर इसकी जोड़ी देखना है, एक बार आप इसको लिख करके और समझ लेंगे। इसके बाद अगला जोड़ी का ही भाग है, ये है गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय का सूत्र ये होता है यहाँ पर Q/ε0। फिर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य होती है, तो ये हो जाएगा। आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र ये λ/2πε0r होता है। आवेशित समतल चादर का जो विद्युत क्षेत्र होता है σ/ε0 होता है। और आवेश का क्वांटीकरण आप देखते होंगे, ये हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको देखना है सही जोड़ी। अब हम आगे हिस्से में आते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक है अध्याय 1 का ही, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र 12th फिजिक्स में। एक वाक्य में हमको उत्तर के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, परमाणु विद्युत रूपायन उदासीन होता है क्यों? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश, प्रोटॉन में होता है धनावेश। यदि ऋणावेश और धनावेश बराबर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। फिर यहाँ हम अगले प्रश्न में पहुँचते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में समाप्त होती हैं। मतलब ये धनावेश से यहाँ से प्रारंभ हुई, ऋणावेश में समाप्त होती हैं। ये लौट के यहाँ तो नहीं आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक गईं, इसलिए कैसा वक्र बना है ये? खुला वक्र बना है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा नंबर का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमी सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है पहले, तो ये समझ लीजिए Q इंटू 2L होता है और इसी से विमी सूत्र बनता है। तो यहाँ Q का जो विमी सूत्र होता है AT और इसका क्या होता है L। इस तरह से ATL या LTA, M जीरो लगा है इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मात्रक भी देखें तो आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो इस तरह से इसका SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। फिर अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ की ओर होती है? तो इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। तो ये ऋणावेश से धनावेश की ओर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है। तो इस तरह से है, और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना हो तो सिर्फ आप इतना लिख दीजिएगा कि इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब चलिए इसी अध्याय में, अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र 12th फिजिक्स में ही सत्य असत्य वाले प्रश्नों को देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम देख लेंगे। बाकी आपको पढ़ना है यदि एक्स्ट्रा, तो आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करें और उसमें नोट्स और ये क्वेश्चन बैंक पड़े हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न किया गया है जिसका अर्थ अंबर है। ये सत्य है। इसके बाद हम अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। ये 12वां प्रश्न है, कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मात्रात्मक प्रकथन है। तो ये सही है। कूलाम का नियम आवेश के बल का मात्रात्मक माने परिणाम बताता है कि कितना बल हमको प्राप्त होता है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न में आ जाते हैं 16 नंबर में, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। सत्य है। जो आवेश स्रोत आवेश के प्रभाव का पता लगाता है, परीक्षण करता है, उसे परीक्षण आवेश करते हैं। ये भी सत्य है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है, यह असत्य है, सदिश होती है। इसके बाद हम और इसमें सत्य सत्य वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर है, गाउस नियम कूलाम नियम के व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता पर आधारित होता है। तो ये सत्य है, ये व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता के अनुसार ही गाउस नियम निकलता है। इसके बाद यहाँ पर हम सत्य सत्य की बात बंद करते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे 2 अंकों के प्रश्नों को जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अध्याय 1 है 12th फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, 2 अंक के प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देखें अब। तो इसमें यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आवेशों के क्वांटीकरण को समझाइए। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो इस सूत्र को यदि आप पढ़ लेंगे तो इस सूत्र से परिभाषा बना सकते हैं। ये Q का मतलब है कुल आवेश और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो Q इक्वल टू हो गया प्लस माइनस NE। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको सूत्र भी लिखना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। Q का मतलब है पदार्थ में या निकाय में उपस्थित कुल आवेश। यहाँ N का मान भी बताना पड़ेगा, 1 2 3 4 है। E का मतलब ये मूल आवेश है, 1.6 गुणे 10 की घात। यहाँ पर ये -19 है तो यहाँ -19 लिखेंगे, घात में -19 कूलाम लिखना है। इसको, इन प्रश्नों को आप अलग से नोट कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हैं हम इस प्रश्न में, और ये प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या आशय है? इसका मात्रक लिखिए, यह कैसी राशि है? तो देखिए, यदि इस सूत्र को आप देखेंगे तो इससे परिभाषा बना सकते हैं। यहाँ से चालू करते हैं, इसका नाम E का मतलब विद्युत क्षेत्र है। फिर यहाँ पर एक मैं बिंदु बना देता हूँ, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इसका मतलब एकांक आवेश है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यदि इस हिसाब से आप चलेंगे सूत्र के हिसाब से, तो E को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर ये बिंदु बोल देंगे तो विद्युत क्षेत्र में, फिर ये बिंदु का नाम किसी बिंदु पर
एक एकांक आवेश क्यू नॉट का मतलब एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरह से ये परिभाषा है और सूत्र से परिभाषा बनाएंगे तो सरल रहेगा। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग हो गई। इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ का इसका एसआई मात्रक पूछा है, तो ये एसआई मात्रक यहीं से निकाल देंगे। बल का न्यूटन होता है, आवेश का कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो इस तरह से यहाँ पर सदिश राशि हमको लिख देना है। अब यहाँ 2 नंबर के लिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? तो यहाँ पर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु से इसमें भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसमें भी खींच सकते हैं। एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ पर कितने विद्युत क्षेत्र हो गए, दो, तो संभव ही नहीं हो सकता है। तो यही है कि यदि दो रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं खाली स्थान वो खुला वक्र क्यों बनाती हैं? तो सीधा है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, इसलिए कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। अब यहाँ हमारे पास अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव से क्या आशय है? तो समझ लीजिए, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब अलग अलग आवेश, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, उनका परिमाण कैसा हो, समान हो, दूरी कैसी हो, अल्प हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये इसका चित्र बना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस क्यू लिखा है, ये माइनस क्यू हो गया, विजातीय हो गए, और दोनों में क्यू क्यू है, माने ये समान परिमाण के हो गए, और इनके बीच की दूरी 2l है। तो इस तरह से आप चित्र इसको बना के बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी समझना है, यहाँ पूछा है वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो दोनों अलग अलग प्रश्न है। यहाँ पर पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या आशय है, इसका मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, दिशा क्या है। तो परिभाषा के लिए तो ये सूत्र लिखा है Q गुणे 2l। तो यहाँ पर Q का मतलब आवेश है और 2l का मतलब दूरी है। तो आवेश किसका, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण, और यहाँ पर उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके बाद आपको सूत्र लिखना है, मात्रक इसी से निकल आएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर हो गया। इसका विमीय सूत्र भी इसी से निकलेगा, तो इसका विमीय सूत्र एटी, और ये हो गया एल, तो एटीएल या एलटीए। दिशा इसकी ऋणावेश से कहाँ की ओर होती है, धनावेश की ओर होती है। फिर यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये है कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। माने आवेश बिंदु के आकार के हों और स्थिर हों, तभी कूलाम का नियम लगता है। यदि आवेश का आकार कुछ भिन्न तरह का हो जाए तो कूलाम के लिए नियम को लागू नहीं कर सकते हैं, और यदि आवेश गतिमान है तब भी नहीं लगता। आवेशों का क्या होना चाहिए, स्थिर होना जरूरी है। अब हम इसी अध्याय के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र 12th फिजिक्स में 3 अंकों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझेंगे और इनको देखते हैं। तो चलिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये है, कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित करिए। अच्छा, ये समझना है कि ये 3 अंक में है, लेकिन ये आधा करके 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो कूलाम के नियम के लिए तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि इसमें जानेंगे कि F है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और ये आवेशों का परिमाण है, तो इससे आप इसकी भाषा बना सकते हैं। तो देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, इसका नाम ले लिए, फिर इसका नाम लेना है।
उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ऊपर लिखा तो अनुक्रमानुपाती, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो गया। तो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर यहाँ पर उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, और बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो इस तरह से हमको भाषा बनाना है। तो देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल की माप उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, 3 नंबर का है, तो हमको सब बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, यदि दो बिंदु आवेश, एक का नाम Q1 रख दिए हैं, Q2 रख दिए हैं, उनकी बीच की दूरी R है, ये निर्वात में है, तो लगने वाला बल इस नियम के अनुसार क्या है, ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को हम K मान लेते हैं। अब जो K का मान होता है 1/4πε0 होता है। यदि संख्या में कहें तो 9 × 10⁹ होता है। तो यदि आपको ये वाला न बने संख्या तो आपको यहीं तक लिख देना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद हो तो लिख दीजिएगा। अब एसआई पद्धति में के बराबर क्या है, 1/4πε0 है, या इसका मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद हो तो ठीक है, नहीं इतना ही लिख दीजिएगा। तो इस तरह से लिखना है। और यह जो नियतांक है दोनों आवेशों के बीच माध्यम एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, जहां निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है, ये इसको हटा देंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये तो कूलाम का नियम हो गया। लेकिन साथ में आपसे पूछा है एकांक आवेश, चाहे एकांक आवेश आ जाए चाहे एक कूलाम आवेश आ जाए, आपको ये समझना है एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर हम दोनों आवेशों को Q मान लिए हैं, मानिए सजातीय आवेश हो गए। उनकी दूरी को हम कितना रखें, 1 मीटर, और उन पर जो लगने वाला बल है 9 × 10⁹ न्यूटन का बल है। तो इसमें प्रत्येक आवेश को एक कूलाम आवेश कहेंगे। तो अब इसकी भाषा बनाते हैं। देखिए, यदि दो सजातीय आवेश फिर यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर हों और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों, तो प्रत्येक आवेश को एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश कहते हैं। तो यहाँ भी वही शब्दों में लिखा है, चाहे आप अपने इस सूत्र को देख करके शब्द बनाएंगे तो ठीक है, नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि दो सजातीय आवेशों को निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखने पर वो 9 × 10⁹ न्यूटन प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, तो प्रत्येक को एकांक आवेश कहते हैं। इस तरह से हमको इसकी परिभाषा बनाना है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। माने विद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक वक्र खींच दिए और उसके बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस वक्र को हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। या फिर इसकी कई परिभाषाएं हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते, ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसके गुण भी लिखना है। तो प्रश्न के अनुसार आप गुण लिखिएगा। मैं तो यहाँ 6 7 8 गुण बता रहा हूँ, आप 3 4 गुण भी लिख सकते हैं। जैसे 3 नंबर का आ गया है तो 1 नंबर की परिभाषा हो जाएगी, आधा आधा नंबर के गुण हो जाएंगे, तो कम से कम 4 गुण आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के गुण देखते हैं। विद्युत बल रेखा लिखा हो या क्षेत्र रेखा लिखा हो, एक ही चीज समझना है ना। ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि एकल आवेश हो, माने अकेला आवेश हो, तो ये अनंत से प्रारंभ होती हैं या अनंत पर समाप्त होती हैं। अगला देखते हैं, ये मुक्त क्षेत्र में संतत वक्र होती हैं। संतत वक्र का मतलब ये लगातार चलती हैं, कटती नहीं है, रुकती नहीं है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये बंद लूप नहीं बनाती हैं, या कह सकते हैं आपकी ये खुला वक्र बनाती हैं। इसके बाद देख लीजिए, जहाँ ये सघन होती हैं वहाँ प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, और जहाँ पर विरल होती हैं वहाँ दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। ये चालक के पृष्ठ के कैसी होती हैं, अभिलंबवत होती है।
विद्युत क्षेत्र रेखा में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो परिभाषा में ही था, यह किसी चालक के अंदर से होकर के नहीं गुजरती हैं और ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ये विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। माने जितनी अधिक बल रेखाएं संख्या होगी, विद्युत क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसमें बहुत सारे यहाँ पर जो है गुण हैं। इन गुणों को देख लेना है, आप 3-4 गुण ही लिखिएगा और ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाते हैं इस तरह के गुण। यहाँ विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 12th फिजिक्स का 4 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा में संभावित हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है, इसको देखते हैं। प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल अक्ष के लंबवत तल या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसी को निरक्षीय स्थिति बोलेंगे, इसी को लंबवत तल बोलेंगे, इसको विषुवतीय तल बोलेंगे। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है निरक्षीय स्थिति या अक्ष के लंबवत स्थिति। तो इसमें मैं रेसिपी लिखता हूँ जो आपको याद करना है। इतना भाग याद कर लेंगे, बाकी सारा चीज़ आपसे बन जाएगा। आपसे चित्र बनना चाहिए, एक फार्मूला बनना चाहिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। ई बराबर ये 2E1 कॉस थीटा। इसके बाद इसमें जो है E1 का और कॉस थीटा का मान रख देना है। बस इसके बाद ये जो है हमारे पास सूत्र आ जाएगा, फाइनल सूत्र आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ आप कंडीशन ले लेंगे कि जो यहाँ पर इसकी लंबाई है एल, वो बहुत बहुत छोटी है आर से। तो इस तरह से बस इतना स्टेप आप ध्यान रखेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम चित्र देखते हैं। तो चित्र इस तरह से एक ऐसा बनाना है जैसे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो। यहाँ पर एक चीज और लिख लेना है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये आर हो गया, एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ ये प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ए बी है और यहाँ पर ये थीटा थीटा दोनों तरफ से है। यहाँ पर E1 लिखा है, E लिखा है, E2 लिखा है। ये प्लस का तीर जो है बाहर जाता है और माइनस का तीर अंदर रहता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है। बाकी आपको और इसका डिटेल समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। एल के फिजिक्स ऐप में वीडियो की लिंक है, उससे आप जो है निरक्षीय स्थिति को देख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी भाषा बनाते हैं। एक चीज और है कि जो इस भुजा का मान है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ये एक तरह का ये जो ये त्रिभुज बना है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ लंब का वर्ग है, आधार का वर्ग है, इसका वर्ग कर देंगे, रूट कर देंगे तो कर्ण हो जाएगा। इस कर्ण की भुजा का मान भी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चलिए इसके हिसाब से चलते हैं। तो ये हमारा चित्र बन गया। चित्र के बारे में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो आपको इसमें दिख रहा है ये ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश का परिमाण Q है, इसमें आवेश का परिमाण Q है। या लिख सकते हैं कि जो प्लस Q और माइनस Q से मिलके बना है और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब चलिए हम यहाँ पर तो ये कर ही रहे हैं। अब ये स्टेप के बाद हमको निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। केवल यहाँ पर इस सूत्र को हम लिखेंगे, आर का मान बदलेगा आर स्क्वायर का। देखिए कैसे लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सूत्र जो हमारा था उसमें हम E1 कर दिए, 1/4 पाई कर दिए, क्यू लिख दिए। अब जो बटे में था फिर से मैं सूत्र लिख देता हूँ, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस से पी तक की दूरी, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो इसकी दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए रूट में स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये एपी के अनुदिश होगा क्योंकि यहाँ से प्लस से जो है तीर बाहर की ओर जा रहा है, प्लस से तीर हमेशा बाहर की ओर जाता है।
अब हम अगले स्टेप में चलेंगे तो माइनस क्यू आवेश और यही सूत्र लगाएंगे, केवल इस आर का मान बदल देंगे, आर की जगह पर हमको यही लिखना है ये। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी E1 की जगह क्या हो गया, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भी है, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, तो रूट में स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी दूरी देखिए, ये है माइनस क्यू, माइनस क्यू से यहाँ तक का जो दूरी है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और बटे में दूरी का ये वर्ग है, तो जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इस तरह से यहाँ पर आएगा। और इसकी दिशा देख लीजिए, हमेशा माइनस वाले में जो है तीर अंदर की ओर रहता है, तो पी से कहाँ की ओर है, इसकी दिशा पीबी की ओर है, तो यहाँ पर पीबी के अनुदिश लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको अगला स्टेप फॉलो करना है, हम प्लस क्यू माइनस क्यू का निकाल लिए, ये परिणामी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E = 2E1 cos थीटा। तो ये आप जो है अलग से वीडियो में देख लेंगे कि ये कैसा आता है, अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से होगी। तो क्यों हो गई, चूंकि E1 और E2 के परिमाण बराबर हैं, देख रहे हैं दोनों का सूत्र एक जैसे आया है, अतः सदिशों के योग नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होगा, ये होगा E = 2E1 cos थीटा, और ये ए बी के समांतर है। देख लीजिए, ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है, तो ये ए बी के समांतर है, माने जो हमारे पास ये है, कहना चाहिए ए से कहाँ की ओर जा रहा है, बी की ओर, ये तीर को यदि हम मिलाएं तो ये तीर कहाँ है, ए से बी की ओर है, तो इसकी दिशा ए बी के अनुदिश हो गई, ये हमको लिखना है। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ देखिए ऊपर 2 लिखा है, तो ये 2 लिख दिए हैं, फिर ये E1 है, E1 का मान ऊपर से देख लीजिए, ये लिखा है E1 का मान, ये पूरा का पूरा मान हम यहाँ पर लिख देंगे E1 का, ये E1 का हो गया। अब मेन आपको समझना है ये मान कैसे आया जो बगल में है, तो आप देखेंगे कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो इस सूत्र में देखिए, माने सूत्र बोलता हूँ, चित्र में देखिए, ये है इसका आधार और ये है इसका कर्ण, तो आधार बटे कर्ण करेंगे तो L/√R² प्लस एल स्क्वायर इस तरह से आएगा। तो देख लीजिए यहीं पर ये जो हम लिखे हैं, ये इसका आधार हो गया, ये इसके कर्ण का मान हो गया, तो ये मान किसको बता दिया, कॉस थीटा, तो ऊपर कॉस थीटा हटा के इसको रख देंगे। अब अगले स्टेप में देखिए, ये 2 है और ये Q है, तो Q × 2L, देखिए Q × 2L ये है, Q और 2L को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है, P। तो यहाँ से 2 भी हटाना है, Q भी हटाना है, L भी हटाना है, उसकी जगह पर क्या लिख देना है, P। दूसरा आपको देखना है ये घात, यहाँ पर हमारे पास जो है R² प्लस एल स्क्वायर है, और रूट में जो है ये है R² प्लस एल स्क्वायर। यदि रूट नहीं लगाना है तो इसकी घात 1/2 लिख देंगे, यदि 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस तरह से हमको ये निकाल लेना है। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि यदि L का मान बहुत बहुत छोटा है, यहाँ पर ये L है, L का मान R से बहुत छोटा है, तो इस सूत्र से आपको समझना है कि इस सूत्र से L को गायब कर देना है ना, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P/R³। इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है, और ये निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ये काटने का तरीका, ये स्टेप नीचे रहेगा, यदि आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं मन में ही काट के डायरेक्ट ये लिख देंगे आप। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न में हैं, और ये प्रश्न है हमारे पास, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए, इंपॉर्टेंट है। तो गॉस का प्रमेय का सूत्र ये है, इस सूत्र से ही भाषा बनाएंगे। फाई का मतलब है कुल विद्युत फ्लक्स, और क्यू का मतलब है कुल आवेश, और ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको क्या है, गॉस के प्रमेय का कथन देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस फाई को बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, ये क्यू को हम बोलेंगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 बटे में है ना, माने 1/ε0 गुना होता है, जहां फाई ये ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। इस तरह से गॉस का प्रमेय का कथन लिखेंगे, उसका सूत्र भी लिखेंगे। अब गॉस के प्रमेय का हमको निगमन करना है, इसको निकाल करके बताना है, तो इसकी बगल में भी आप रेसिपी तैयार कर लेंगे। इसको हमको क्या करना है, पहले हमको चित्र बनाना है, इसके बाद हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आप अलग से भी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में भी है और ऐप में भी है।
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, और ये सूत्र होता है डी फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। फिर हम निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, और ये कुल विद्युत फ्लक्स में समाकलन करना है, और ये ds का जो मान है 4 पाई r² रखना है। बस इस स्टेप को फॉलो करेंगे, ये गॉस का प्रमेय बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चित्र के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से आपको चित्र दिख रहा है, ये चित्र बना लेंगे। यहाँ पर ओ बिंदु पर प्लस क्यू नहीं लिखा है, इसको आपको लिख देना है। अब चलिए यहाँ से भाषा बनाते हैं। तो माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर P बिंदु है। इसमें गोली गासी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ये कौन सा पृष्ठ है, ये है गोलीय गासी पृष्ठ, जिसमें गॉस का प्रमेय लगता है, उसको हम गॉसी पृष्ठ बोल सकते हैं। तो गोली गासी पृष्ठ की हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है। इसमें अल्प पृष्ठ क्या है, ds है। तो चलिए इसकी भाषा को यहाँ से देखते हैं। माना निर्वात में बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके चारों ओर r त्रिज्या के गोलीय गासी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके अल्प पृष्ठ ds में P बिंदु है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। तो इसमें विद्युत क्षेत्र जो ये बना है, विद्युत क्षेत्र ये वाला, ये कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। इस तरह से हमको बता देना है। अब चलिए इस स्टेप को फॉलो करते हैं, चित्र हो गया। अब हमको निकालना है पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो सूत्र यही होगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ये लिख दिए, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ओपी के अनुदिश होगी, माने केंद्र से लेकर के पी की ओर होगी। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। तो अब अगले स्टेप में देखिए, ये अलग से स्टेप लिख लीजिएगा, परीक्षा में नहीं लिखना है, आपके पढ़ने के लिए है। अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो जब अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा तो सूत्र होता है डी फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, 0 डिग्री। ये चित्र देखेंगे तो ये जो ds की दिशा है और जो e की दिशा है वो दोनों एक जैसे है, इसलिए यहाँ पर जो कोण का मान होगा 0 होगा। अब cos 0 का मान तो 1 होता है, तो डी फाई इक्वल टू ईडीएस आ जाएगा। अब हम अगला स्टेप देखें तो क्या है, यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो कुल विद्युत फ्लक्स या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। तो जब हम संपूर्ण का निकालेंगे तो ये डी हटा देंगे, ये फाई ई लिख दिए। ऊपर स्टेप्स ही फॉलो कर रहे हैं, ये ई लिखा है तो ई लिख दिए हैं। इसके बीच में समाकलन लगा दिए हैं। आप सिंपल समाकलन ऐसा वाला भी लगा सकते हैं, जो इसमें ऐसा लिखा है तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही निकालना है। ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन है, और आप सिंपल भी लगा सकते हैं, ऐसा इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये समाकलन का चिन्ह हो गया। इसके बाद यहाँ पर ds लिखा है तो ds हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए अगले स्टेप में हम क्या किए हैं, ये फाई की जगह फाई लिखे हैं, यहाँ ई का मान रख दिए हैं। ऊपर हम ई का मान निकाले थे ना, ये वाला ई का मान, तो ई की जगह पर ई का मान रख देंगे। देख लीजिए फिर से, ये यहाँ पर ई का मान रख दिए हैं। फिर ये समाकलन ds है। अब ये जो ds होता है, माने छोटा छोटा पृष्ठ है तो गोली पृष्ठ है, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r² होता है। तो ये समाकलन ds हटाएंगे, उसकी जगह पर 4 पाई r² लिख देंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 4 पाई और यहाँ का ये 4 पाई, ये कैंसिल हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ये r² से कैंसिल हो गया है। तो फाई इक्वल टू क्या आ गया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई इक्वल टू क्यू अपन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिद्ध हो गया है गॉस का प्रमेय। अब हम आगे प्रश्न में हैं, और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको व्यंजक निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम चित्र बना लेंगे। चित्र देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये लाइन खींचना है। इसके बाद इसके चारों तरफ आपको बेलन बना देना है। इस तरह से यहाँ पर हम चारों तरफ क्या बना देंगे, बेलन बना देंगे। यहाँ से एक सीधी रेखा खींचना है। यहाँ एक अल्प पृष्ठ बताना है, यहाँ पर P है, इसकी दूरी यहाँ से R है। इसमें जो आवेश घनत्व है लैम्डा है,
इसके बेलन की लंबाई कितनी है, एल है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो ई यहाँ की ओर होगा। इसमें जो अल्प पृष्ठ है ये ds1 है, ds है। इसको s1 नाम दे देना। 3 पृष्ठ होते हैं, इसका s1, इसका हम रख दिए हैं s2 और इसका हम क्या रख दिए s3। अब विद्युत क्षेत्र इधर ही है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र इधर है, लेकिन ये जो अल्प पृष्ठ है ये हो जाएगा ds3। ये क्या हो गया, ds3 आप लिख दीजिएगा, इसमें ds2 लिख दीजिएगा इस तरह से चित्र बना के। अब यहाँ भी वही है, तो हमको कुछ रेसिपी फॉलो करना है। तो सीधा सीधा है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। इसके बाद हम निकालेंगे अल्प पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स। सूत्र वही होता है, डी फाई इक्वल टू क्या, ईडीएस कॉस थीटा। फिर हम यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ में कुछ नहीं, समाकलन कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर गॉस का प्रमेय निकालेंगे, गॉस के प्रमेय से। और जब ये कर लेंगे तो हम दोनों की क्या कर देंगे, तुलना करने पर। तो दोनों की तुलना करने पर हम ये देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए इस हिसाब से अब काम करते हैं। तो यहाँ पर शब्द बना देते हैं, माना अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधी तार है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी को उतार देना है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। इसमें विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत होगा, क्योंकि हम लोग परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र चालक के लंबवत होता है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर r त्रिज्या और l लंबाई के बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना करते हैं। ये बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना हो गई है। दोनों वृत्तीय पृष्ठफल रेखाओं के समांतर है, वक्र पृष्ठफल रेखाओं के लंबवत है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है विद्युत क्षेत्र है, तो ये जो वक्र पृष्ठ है इनके लंबवत हैं, वृत्त वाले क्या है, लंबवत हैं, और इसके क्या है, ये समांतर एक ही दिशा में है। तो चलिए अब यहाँ से निकालेंगे इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर अभी मैं बताया 3 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ ये वाला है जिसका नाम S1 है, एक पृष्ठ ये है जिसका नाम S2 है, एक पृष्ठ ये है, ये इसका नाम S3 है। तो इनके बीच का कोण देख लेना, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। S1 S2 और S3 का 90 है, और ये S1 वाला कहाँ है, S1 वाला 0 है। तो इस तरह से 3 बार हमको ये लिखना है। देख लीजिए, डी फाई इक्वल टू ई डी एस वन कॉस 0, और ये ई डी एस टू के साथ 90 है तो कॉस 90, ई डी एस के 3 के साथ कॉस 90 है तो ये 90 हो गया। फार्मूला वही, ई डी एस कॉस थीटा। 3 पृष्ठ है, तीनों पृष्ठों का विद्युत फ्लक्स जोड़ देंगे। कॉस 90 का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, कॉस 90 का मान ये 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास बचेगा डी फाई ई डी एस वन। यहाँ लिख देंगे कॉस 90 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। अब यहाँ पर हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो ऊपर वाले में से सिर्फ फाई लिख देंगे, यहाँ ई लिख दिए हैं, और इसके सामने समाकलन लगा दिए। मैं अभी समाकलन बताया तो सिंपल समाकलन भी लगा सकते हो, ये ds1 लिख दिए। अब अगले स्टेप में फाई ई लिख दिए, यहाँ ई भी लिखा है। ये जो समाकलन ds1 है, तो ये जो ds1 आप चित्र बनाए हो, ये वाला s1 सरफेस है, इसको s1 है। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है 2πr(h) होता है। लेकिन यहाँ h ऊंचाई ना मान के आप l माने हैं, तो उसकी जगह पर 2πrl लिख देंगे। इस तरह से है। लेकिन गॉस प्रमेय से आप जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है q/ε0। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम मान रख देंगे। ये फाई ई का मान है ना, ये फाई ई का मान है, तो फाई ई का मान यहाँ पर रख देना है। यहाँ q/ε0 जो लिखा है वही लिख देंगे। यहाँ से हमको ई बचाना है, 2πrl का पक्षांतर कर दिए हैं। इतना पक्षांतर करने के बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो Q है और ये जो L है, Q/L, तो Q/L का मान लैम्डा होता है। तो इस सूत्र से Q/L हटा के उसकी जगह पर लैम्डा लिख देंगे। तो जो बच रहा है E इक्वल टू ऊपर क्या हो गया, लैम्डा 2πε0r, Q/L हटा के ये बच जाएगा। यहाँ से पता चलता है कि जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। एक समान आवेशित पतले गोली खोल कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करिए। जबकि बिंदु गोली कोष के बाहर हो, जब बिंदु गोली कोष के पृष्ठ पर हो, और जब बिंदु गोली कोष के अंदर हो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो। तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, ये हमारा गोली कोष है।
इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। यहाँ पर जो हम ये डैश डैश बनाए हैं, ये गोलीय गासी पृष्ठ की हम रचना कर दिए हैं। इसी पर एक अल्प पृष्ठ है, उस पर पी बिंदु है, इसकी दूरी क्या है, आर है, और इसके अल्प पृष्ठ की दिशा ये विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर है। तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद हमको निकालना है अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। इसके बाद हमको निकालना है कुल विद्युत फ्लक्स, और इसके बाद हमको गॉस प्रमेय से तुलना कर देना। यहाँ पर लिख देंगे गॉस प्रमेय, और फिर हम करेंगे तुलना। बस ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है, इतने में सारा काम हो जाएगा। तो चित्र बना देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे माना एक गोली कोष है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। तो इसमें गोली गासी पृष्ठ की रचना करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इसमें विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर है। तो इस तरह से चित्र के बारे में हमको अपने अपने शब्दों में लिख देना है। तो देखिए क्या लिखा है, माना आवेशित गोली कोष का केंद्र O, त्रिज्या r है, इसके केंद्र से r दूरी पर P बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। r त्रिज्या एवं O केंद्र को मानकर गोली गासी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो ये हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये हो गया अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान 0 है क्योंकि दोनों की दिशा तो समान ही है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, ये डी एस है, दोनों की दिशा कैसी है, समान है। अब हम अगले हिस्से में आते हैं। तो ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर सिर्फ समाकलन लग जाएगा। ऊपर देखिए फाई ई हो गया, ई भी उतार दिए हैं, और डी एस की जगह समाकलन डी एस हो गया। अब गोले का जो पृष्ठ होता है वो 4 पाई r² होता है, तो समाकलन डी एस हटाएंगे, वहाँ 4 पाई r² लिख देंगे। अब हमको निकाल देना है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय से सूत्र होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इनको हम लिख देंगे, फाई ई की जगह ये वाला मान रख देंगे, ये मान रख दिए, यहाँ से ई बचा के पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरह से ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², इस तरह से इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं कि जब पी बिंदु कवच के सतह पर हो तो ये हो गया बाहर। अब जब सतह पर होगा तो जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के बराबर हो गया। तो इस सूत्र में स्मॉल आर की जगह सिर्फ कैपिटल आर कर देना है और कुछ नहीं लिखना है। तीसरी कंडीशन है कि जब बिंदु पी कवच के अंदर हो, तो हम जानते हैं कि कवच के अंदर कोई आवेश होता नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप शून्य लिख सकते हैं। ये कारण आपका मन हो तो लिखिएगा, जरूरी नहीं है। चूंकि गोली कोष के समस्त आवेश उसकी सतह पर होते हैं, अतः गाउसी पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध नहीं होता है, तो कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। अब ये एक ग्राफ है, यदि आप बनाना चाहें तो ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र शून्य बताता है कि जब तक आप अंदर रहेंगे, गोली कोष के अंदर रहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। और जैसे बाहर जाएंगे तो इसकी सतह पर अधिक होगा, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से इसके ग्राफ को दर्शाया गया है। अब चलिए अध्याय 1 के ही हम आंकिक प्रश्नों को समझते हैं। ये पहला प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे गोले क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश के हैं। इनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर ये दूरी दिया है, दूरी को हम r से दर्शाएंगे, तो ये 30 सेंटीमीटर है। तो ये मैं 30 लिखा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² लिखा जाता है, तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पर ये 30 है, तो यदि मैं इसको 30 को लिख दूँ 3 × 10 और गुणे 10⁻² तो है ही, तो ये 10⁻1 कहला जाएगी, इसमें जाएगा तो 3 × 10⁻1 मीटर। इस तरह से इसको दूरी को बदल देंगे। अब इसमें दिया है ये Q1 का मान हो गया, ये वाला दिया है तो ये Q2 का मान हो गया। अब हमको बल निकालना है, तो आवेशों के जो बीच बल लगता है उसका सूत्र होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें मान रखते हैं, F की जगह F रखेंगे। इसका मान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान न दिया रहेगा, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान आप देख लेंगे, ये है
2 गुणे 10 की घात -7। फिर Q2 का मान ये 3 गुणे 10 की घात -7 है, इसको देख लेंगे। फिर यहाँ R का मान 3 गुणे 10 की घात -1 है, तो इसको देख लेंगे। अब यहाँ से हल करने का तरीका क्या है? तो संख्या संख्या अलग कर लीजिए, घातों को अलग कर लीजिए, तो ये थोड़ा-सा सरल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 9 है, तो ये मैं 9 लिख दिया, फिर ये 2 है, तो मैं 2 लिख दिया, फिर ये 3 है, तो मैं 3 लिख दिया। अब नीचे देखते हैं, ये स्क्वायर है तो 3 कितनी बार हो गया? 2 बार, तो 3 3 2 बार लिख दिए। अब घातों को देखते हैं, 10 की घात क्या है? 9, तो ये 10 की घात 9 लिखा है। फिर इसकी घात -7 है, तो ये -7, 10 बार-बार नहीं लिखना, अब घात भर लिखना है। ये भी -7 है तो -7। यहाँ का देखेंगे तो -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इसमें से देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 3 त्रिकाई 9 भी कट जाएगा। 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन, इस तरह से इसमें बल का मान आ जाएगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जब आपको अलग से टाइम मिले तो आप एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ सकते हैं। पर ये सभी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल हैं? एलके फिजिक्स ऐप गूगल प्ले से इस डाउनलोड कर लें और उसमें ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।